प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त आज जो हम आपका ये सेशन लेके आए हैं, इस बात के लिए लेकर के आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था मेरे पास, जिन साथियों के भी मैसेज थे बहुत सारे कि टारगेट बैच हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी कि कौन उसको परचेज कर सकता है या कौन उससे जुड़ सकता है, या हम बात करें किसको उससे नहीं जुड़ना चाहिए। इस बात के बारे में भी हमको बात करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी उससे जुड़ जाए कि हाँ ठीक है टारगेट बैच आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम से मतलब कि एनरोल करते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसको जुड़ना है और किसको नहीं जुड़ना है। जैसे कि टारगेट बैच के बारे में आप सबको पता होना चाहिए दोस्त कि टारगेट बैच आपका हमारा एग्जाम जो है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल आपका, अगर हम बात करें एमटीएस और इनके इक्विवेलेंट एसएससी के जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए हमारा टारगेट बैच है। तो इस टारगेट बैच में अगर मैं आपको बताऊंगा एकदम विस्तार से, बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो एग्जाम के बारे में आप सबको पता होगा कि आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, जो सीजीएल का आपका नोटिफिकेशन आना है, सीजीएल के जो फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका, ठीक है। जो सीजीएल के फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 जून से भरे जाएंगे। एग्जाम डेट आपको पता होना चाहिए, सीजीएल का एग्जाम डेट जो है वो 13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक है। यानी कि अभी से हम बात करें तो लगभग कितना टाइम बचा हुआ है, तो आप कहेंगे भैया जून में लगभग 1 वीक जा चुका है, तो जून के आपका अगर हम बात करें 3 वीक बचे हुए हैं जुलाई के, और फर्स्ट ऑफ वीक आपका बचा हुआ है किसके लिए, अगस्त का बचा हुआ है। तो इतना टाइम आपके पास में है। फिर इसके बाद में आपका 1 सितंबर से जैसे ये खत्म होगा, तुरंत 1 सितंबर से आपका एग्जाम होगा जो कि होगा आपका सीपीओ का, जिसको हम सीएपीएफ बोलते हैं। और आपका सीएचएसएल के एग्जाम की बात करें तो वो सितंबर से होगा, और एमटीएस का एग्जाम है आपका इसके खत्म होने के बाद में, यानी कि बैक टू बैक एग्जाम्स है, बैक टू बैक एग्जाम्स है। आसन बैच में हम पढ़ते हुए आगे चल रहे थे कि सीजीएल 2025 को टारगेट करके हम उसके लिए आपका जो भी आपका फाउंडेशन जो मजबूत होना चाहिए, मतलब एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर के हम उसको चल रहे थे, ठीक है। अब तक पढ़ते हुए थे। तो एग्जाम डेट है, तो एग्जाम डेट कब से है आपका, अगस्त टू सितंबर मेनली हम बात करें तो एसएससी के एग्जाम्स की, और उसी के लिए हमारा टारगेट बैच आया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि जी टारगेट बैच से कौन ज्वाइन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो इस बारे में हमको बात करने के लिए जुड़ना था। तो सबसे पहले लिख लेना कौन परचेज करे, यानी कि कौन ले उसको। बहुत विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही थोड़ा सा समय लेंगे आपका, सिर्फ 10 मिनट का, और एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कौन ले। इसका पहला पॉइंट तो ये है, पहली शर्त क्या है, जो पहले ये एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम कौन कौन से, सीजीएल, सीएचएसएल आपका, अगर हम बात करें सीपीओ की और एमटीएस की। तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताना भी जो इस एग्जाम को पहले दे चुके हो, जो अपियर कर चुके हो पहले, मतलब लास्ट ईयर आपने किया हो, उससे लास्ट ईयर किया हो, तो एक बार थम्स अप करके बताना जो ये एग्जाम्स दे चुके हो, ठीक है। एकदम क्लियर एंड कट रहना, ठीक है। कभी बाद में फिर आप ये बोले कि नहीं जी ऐसा नहीं था, मैंने तो इसलिए एनरोल कर लिया। जो एग्जाम्स दे चुके हो, पहली शर्त तो ये है, ठीक है। एक दूसरी शर्त क्या है आपका, 60% सिलेबस आपका कवर हो, उस पर आपकी कमांड हो। तो 60% सिलेबस को कैसे जज करेंगे जी, 60% सिलेबस हमारा हुआ है या नहीं हुआ। आप सबको पता है ऑफिशियल सिलेबस एसएससी का, जैसे हम बात करें आपका मैथ्स है, तो मैथ्स में टोटल टॉपिक्स आपको पता होंगे। तो आप देखना उस टोटल मैथ्स के क्या 60% टॉपिक्स पर आपकी एक अच्छी कमांड है या नहीं है, पहली चीज। जैसे हम बात करें आपसे रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी सेम आपका, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स गिन लें भाई, 60% तो सबको कैलकुलेट करना आता होगा ना कि टोटल 60% में कितने टॉपिक होंगे। ओके, फिर हम बात करते हैं आपका इसी में इंग्लिश, तो इंग्लिश के 60% पार्ट पर आपकी कमांड है या नहीं है, कवर कर चुके हो या नहीं कर चुके हो। और फिर बात आता है जीएस का, तो जीएस में 60% कमांड पर आपकी, यानी उसके जो टॉपिक्स हैं वो आपका क्लियर है या नहीं है। जीएस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है 60% फाइंड आउट करना, तो फिर कैसे करें, यहाँ तो टॉपिक से देख सकते हैं। जीएस में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, तो मैं ये कहूँगा आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक आप लगाते होंगे कोई ना कोई, जैसे हमारा संडे का मॉक है, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर भी आप यदि मॉक लगाते हैं तो उस मॉक में आपका 60% स्कोर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही डिफाइन करेगा दोस्त कि आपका सिलेबस 60% कंप्लीट है या नहीं है। भाई अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस आ रही है आपकी, तो सीधी सी बात है कि आपका उतना सिलेबस पे कमांड होगा। तो ये मुझे बताना आप, ठीक है, कि आपका अभी 60% जो सिलेबस है वो कवर है या नहीं है। और तीसरी मेजर चीज इसमें होगी कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं आपका इस बार के इस एग्जाम को निकालने के लिए तैयार हूँ, इस बार के इस एग्जाम को मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर है, जैसे कि आप पीछे ये बोले कि मैं तो आपका 5 मार्क्स से रह गया था, 2 मार्क्स से रह गया था, 10 मार्क्स से रह गया था, यानी कि आप बॉर्डर लाइन पर थे और आप एकदम डिजर्व करते थे सिलेक्शन को, और इसमें से खुद पर कॉन्फिडेंस के साथ में 60% सिलेबस कवर है और आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, और एग्जाम नहीं भी दे चुके हो और 60% सिलेबस है, ये और की कंडीशन है, या तो ये कंडीशन हो भाई आप एग्जाम दे चुके होगे पहले, अब ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार भी बिगड़ तैयारी की गई थी और इस बार भी बिना प्रिपरेशन के जा रहे हैं, तो फिर तो कोई अर्थ है नहीं। फिर तो आप 10 बार भी बिना प्रिपरेशन के जाओ तो रिजल्ट जो है वो समान ही आएंगे, है ना, एक जैसे ही आएंगे। तो आप पिछली बार भी एग्जाम दे के गए थे और आप दे के आए थे उसको, और अच्छी तैयारी से दे के आए थे, और आपका मतलब किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से पॉइंट्स में या आपका सिलेक्शन रह गया था, तो ये अगर आपके पास ये है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यू कैन गेट ए जॉब, यू कैन गेट ए जॉब, ये मेरा प्रॉमिस है। और कोई भी एक जॉब आप पालेंगे इस बार श्योर, चाहे सीजीएल में से, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल, या फिर आपका एमटीएस में से, या सिलेक्शन पोस्ट हो आपका, या फिर स्टेनो। अगर इतना आपको मतलब, अगर मैं रिटन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी स्टेनो वगैरह के लिए शॉर्ट हैंड ये सब आपका फिजिकल, वो सब आपको अपनी तरीके से सीपीओ के लिए कवर करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताना इन कंडीशंस पर कितने बच्चे खड़े हैं, पोल क्रिएट करो, उससे हमको भी आइडिया होगा। एक पोल क्रिएट करो, यस और नो। यस वाले लिखना जिनका ये पार्ट तैयार है, मतलब या तो एग्जाम दे चुके हो या 60% सिलेबस कवर हो। और दूसरी एक मैंने बात बताया कि खुद पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ सिलेक्शन को और मेरा मॉक में स्कोर ये चल रहा है। तो यस में बताना वो सारे लोग जो इस कंडीशन में हैं, ठीक है। और जो इस कंडीशन में नहीं है वो नो लिखना, है ना, एकदम से फेयर लिखना, फेयर। ऐसा नहीं कि बेवजह आप यस लिख दें या बेवजह नो लिख दें, जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो इसमें से। तो एक चीज तो ये रही, तो इसमें हमने बताया। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आपका तैयारी होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा। प्रिपरेशन की बात अगर हम आपसे करें कि आपको तैयारी हम कैसे कराएंगे, तो क्योंकि 5 तारीख से तो आपका मैथ्स,
इंग्लिश और रीजनिंग का क्लास शुरू हो चुका पिछले 5 से, तो उनके डेमो तो यूट्यूब पर है, तो आप वहां से जज कर सकते हो कि हमको किस स्पीड में पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ाई जाएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ऐसा नहीं है कि जी पूरा मुझे तो एकदम विस्तार से पढ़ना है, बेसिक टू एडवांस पढ़ना है। तो इसमें जो बेसिक चीजें एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो बेसिक चीजें भी होंगी, और वो एडवांस चीजें जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो भी होंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? थम्स अप करके बताएं मुझे कि मेरी बात आप सब लोगों को समझ पा रहे हैं इस बात को, कि जो प्रिपरेशन होगी वो एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड होगी, एग्जाम ओरिएंटेड। और एग्जाम ओरिएंटेड से मतलब है मेरा कि आप जो सीजीएल में आपका जो जरूरी है, सीएचएसएल के लिए जो जरूरी है, सीपीओ के लिए जो जरूरी है, और एमटीएस के लिए जो जरूरी है, वो एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम ओरिएंटेड। और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैथ है और आपका उसके लिए पूरा टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए आपको लगभग जो क्लासेस होंगी वो आपका 40 टू 50 क्लासेस के बीच में होंगी, ठीक है। ऐसे इंग्लिश के लिए आपको 40 टू 50 क्लासेस के बीच में होगा, है ना। लेकिन जो जीएस है, जीएस में आपको ईच पार्ट के लिए, ईच पार्ट से मेरा क्या मतलब है, प्रत्येक पार्ट के लिए, जैसे हम बात करें आपसे स्टैटिक जीके हम आपको कराएंगे, स्टैटिक जीके सारा जीएस होगा इसमें, चाहे हिस्ट्री हो आपका, ये दोनों मैं कराऊंगा आपको, स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री। पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया इसमें, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आपका साइंस हो गया, क्या बोलेंगे, साइंस हो गया आपका। तो मैं आपसे कहूंगा कि इनमें से हर एक के लिए आपका 22 क्लासेस होंगी, सिर्फ इतने में इस पार्ट को क्लियर कराया जाएगा, इतने में। अब इतने में अगर पार्ट को क्लियर करा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि बेवजह की इधर उधर की चीजें नहीं होंगी, ना बेवजह की इधर उधर की बातें होंगी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपका क्या कंटेंट है वो आपको समझा के बहुत अच्छे से आपको डिलीवर करना है, और आपको उसको प्राप्त करके अपने एग्जाम के लिए अपने स्कोर को कैसे आप बूस्ट करेंगे, यानी वो 60% अगर आप कर पा रहे हैं 20 या 65 कर पा रहे हैं, 70 कर पा रहे हैं, उसको आप 80-85 पे कैसे लेके जाओगे। तो ये याद रख लेना, अभी मानक रखना इसका, ये मत बोलना फिर बाद में कि भैया हमको बताया नहीं था। तो एक पार्ट के लिए ऐसा हो सकता है 20 क्लास मिले, और किसी एक पार्ट के लिए 25 क्लासेस मिले, या इससे कम भी आपका 18-20 क्लासेस में। तो जो कोर नॉलेज होगी ना, कोर उस सब्जेक्ट की, जो उस एग्जाम को, इन चारों एग्जाम के लिए जो कोर हमको चाहिए कि यही पढ़ना एकदम से क्रीमी, तो वो सिर्फ आपको डिलीवर किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पर थम्स अप करें, इतनी बात समझ गए हैं। अब हमने आपसे दूसरी बात करनी थी, यहाँ पर कौन ना ले वो भी ध्यान दे। जैसे आपने इस बात पर ध्यान दिया ना कि कौन ले, तो कौन ना ले, कौन परचेज ना करे इसको, तो इस बात पर भी उतना ही ध्यान देना है। पहली बात तो मैं कहूंगा कि आपको तैयारी करते हुए अभी आपको देखना है कि मैंने कितने दिन से तैयारी की है। अगर आपको तैयारी करते हुए अभी 3-4 मंथ ही हुए हैं, 3-4 महीने ही हुए हैं कि भैया मैंने तो अभी 2 महीने पहले शुरू की तैयारी, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल परचेज मत करना, ठीक है। फिर आप, ऐसा तो हो सकता है अपने स्कोर को 10-5 नंबर 20 नंबर बढ़ा लें, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैं ये मानूंगा कि अभी आप तैयार नहीं है। तो एक तो वो कैटेगरी होगी जो एकदम से मतलब तैयारी करते हुए 3-4 महीने हुए हैं, यानी कि एकदम से फ्रेशर बच्चा है, फ्रेशर बच्चा उसी को कहते हैं फ्रेशर, कम से कम 6 महीने में वो थोड़ा परिपक्व होता है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख लो अपनी कॉपी पे, नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखेंगे भैया, नेक्स्ट ईयर का टारगेट, क्योंकि देखो वो बोलते हैं ना, उसको अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है, अंधेरे में तीर चलाओगे उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो एक तुक्का है, ठीक है। तो तुक्का लगता भी नहीं है, तो एग्जाम्स में आपको भी पता होगा। तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट बनाएं कि अगले साल जो परीक्षा होंगे मेरे पास उतने ही मौके होंगे, सारे एग्जाम्स दिन आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, लेकिन अभी मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है। अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तो बोल दूं कि भाई बैच आपको परचेज करना और सब उसमें एनरोल कर लें, और फिर आप सोचे कि यार नहीं वो नहीं हो पाया जितनी मुझे उम्मीद थी। तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप सारे अपना नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो लेके चल रहे हो फाउंडेशन बैच से जुड़े रहें। और फाउंडेशन आपको पता है कि फाउंडेशन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक, हालांकि कुछ जीएस का पोर्शन उसमें हो चुका है। अच्छा एक बात और आएगी, जो फाउंडेशन में सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी कोई कवर कर चुका है और उसको 60% की कैटेगरी में भी वो आता है, और टारगेट बैच भी उसने ले लिया, तो ज्योग्राफी में आप ना अपने फाउंडेशन से जो आपने पढ़ा है, और यहाँ पर जो पीडीएफ है सिर्फ पीडीएफ पढ़ना। फाउंडेशन से अगर आप जिस सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, उसका रिवीजन के लिए सिर्फ पीडीएफ यहाँ से पढ़ना कि कोई डेटा मिसमैच तो नहीं है, बाकी बहुत धैर्य से आपने फाउंडेशन में पढ़ा था। हिस्ट्री के भी 2 सेक्शन लगभग हो चुके हैं, और आपका मेडिवल भी हो चुका है आपका, और मॉडर्न भी लगभग नेक्स्ट वीक तक हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हिस्ट्री में हो गया।